हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ग्रो विद अरुणा गुप्ता मैम। आपके लिए मैं लेके आई हूँ आपके नोट्स जो कि 8th क्लास के हैं और चैप्टर नंबर 6 के हैं। ये है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। इसके आपके नोट्स विद क्वेश्चन आंसर हैं और आपको इससे पहले वाला चैप्टर भी मैंने क्लियर करा दिया है, उसके भी नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। इंग्लिश मीडियम है ये आपके क्वेश्चन आंसर। वीडियो को पॉज करके यू कैन राइट इन योर नोटबुक और इसको लर्न कर लीजिएगा, याद कीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। शुरू करते हैं आपके चैप्टर को। चैप्टर नंबर 6 क्लास 8, ये आपका सिविक्स का चैप्टर है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और आपके चैप्टर्स भी लाऊं, आपके लिए नोट्स, आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स और लेके आऊं। और इतनी मेहनत करती हूँ तो आप, मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ा रेस्पॉन्स देना चाहिए। और कमेंट को में भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको किस चैप्टर का चाहिए नेक्स्ट वीडियो। तो शुरू करती हूँ। आपके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, पहले उन्हें लेती हूँ, फिर आपके नोट्स के क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेके आई हूँ। लिस्ट टू फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट Dalits can draw upon to insist that they be treated with dignity and as equals। आपको कुछ मतलब आपको जो लिस्ट है आपकी फंडामेंटल राइट्स की, उसमें से 2 लॉज आपको ऐसे बताने हैं कि जो इंसिस्ट करते हैं कि जो दलित हैं उनके साथ उनकी डिग्निटी और उनके साथ इक्वल ट्रीटेड होना चाहिए। Reread the fundamental rights listed on page 14 to help to answer this question। यानी इसमें तो आपके बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि आप के पेज नंबर 14 पर जो फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट दी हुई है उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। तो उसी में से मैंने आपके लिए आंसर निकाला है कि 2 फंडामेंटल राइट्स दैट दलित can draw upon to insist that they be treated with dignity and as equal are right to। पहले इसमें नंबर 1 है राइट टू इक्वलिटी और सेकंड है इसके अंदर द राइट टू फ्रीडम। ये फर्स्ट और ये 2, इससे हम पता लगा सकते हैं, यानी कि ये दोनों हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमें बताते हैं कि जो दलित समुदाय है तो उनके साथ जो हमें व्यवहार करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए उन लोगों को, उनकी जो डिग्निटी है और उनके साथ में बिल्कुल इक्वल ट्रीट करना चाहिए। ये दोनों फंडामेंटल राइट्स हमें ये करने के लिए आदेश देते हैं। सेकंड है रीरीड द स्टोरी ऑफ रत्नम एज वेल एज द प्रोविजंस ऑफ द 1989 शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन टू एट्रोसिटीज एक्ट। Now list one reason why do you think he used this law to file a complaint। यानी कि आपको ये चैप्टर या फिर आप इस स्टोरी को दोबारा पढ़िए और समझिए कि जो 1989 का शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, वो उसके तहत जो कंप्लेंट की थी रत्नम ने, आपको याद होगा जब आपने चैप्टर पढ़ा है तो उसमें रत्नम के साथ उसका जो पूरा परिवार है जो दलित समुदाय है और वो शेड्यूल कास्ट से जो है वो रिलेट करता है। और कुछ पुजारियों की जो प्रीस्ट थे उस समय उनको फेस्टिवल होना है जो कि हर 5 साल बाद होना है। उसके अंदर उन पुजारियों के यानी कि प्रीस्ट के उनको पैर धोने हैं पानी से और उस पानी को अपने बाथिंग के लिए यूज करना है उस दलित परिवार को जो उनके पैर धोएगा। तो इस साल जो किसकी बारी है, वो रत्नम के फैमिली की बारी है और ये काम रत्नम के द्वारा कराया जाना है। लेकिन रत्नम क्या करता है, इससे बिल्कुल इनकार कर देता है कि मैं इस ट्रेडिशन को बिल्कुल फॉलो नहीं करूँगा, ये रिचुअल्स मैं नहीं करूँगा। तो वो अपने जो उसके राइट्स हैं उनको लेकर के कहाँ कंप्लेंट करता है, वो अपने पास के पुलिस स्टेशन में इसकी फाइल करता है कंप्लेंट को। तो इसके आंसर को आप देखिए। The 1989 Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act was formed in response to the demands made by Dalit and others that government take seriously to protect them against the ill-treated and humiliation faced by Dalit
and tribal groups in their everyday life। ये जो एक्ट है आपका 1989 शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये बचाता है उन दलित्स को और शेड्यूल ट्राइब्स को, किससे? जो उनके साथ डेली इल ट्रीटेड किया जाता है या फिर ह्यूमिलेशन उनको फील होती है, यानी कि वो उनको ह्यूमिलेट करते हैं। रत्नम, जो रत्नम की हट है वॉज बर्न्ट, वो जला दी गई है, एंड वॉज द फोर्स टू लीव द विलेज अलोंग विद हिज मदर, और उसको उसकी फैमिली और उसकी माता के साथ में क्या किया है, विलेज से मतलब फोर्सफुली उसको वहां से छोड़ना पड़ा है विलेज को, एंड अदर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली as they continue to be ostracized by the powerful caste in the village। और जो पावरफुल कास्ट है, जो क्लास के लोग और गांव में बचे हुए हैं जो पावरफुल हैं कास्ट के रूप में, वो कंटिन्यू करते हैं इस ऑस्ट्रेसाइज को, यानी कि बिल्कुल उसे जारी रखते हैं। और जो उसके समुदाय के और लोग हैं उन्हें भी डर लगा हुआ है कि गांव में अब जो उच्च जाति है जो वो उनके साथ भी ऐसा ही करेगी या फिर उनका जो डेली का आजीविका है उसको वो बंद कर देगी। सो रत्नम यूज द अबोव लॉ टू फाइल ए कंप्लेंट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डोमिनेशन एंड वायलेंस ऑफ द पावरफुल कास्ट इन हिज विलेज। इसीलिए जो रत्नम है वो क्या करता है, वो अपनी कंप्लेंट को फाइल करता है, और किसके खिलाफ करता है वो, डोमिनेशन एंड वायलेंस की, जो डोमिनेशन उसके साथ की जा रही है जो गांव के जो रिच पर्सन्स हैं उनके द्वारा। तो और क्या है, और वायलेंस भी की गई है क्योंकि उसकी हट जला दी गई है, उसको जो है ह्यूमिलेट किया जा रहा है, इसके खिलाफ वो कंप्लेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया हुआ है वाई डू आदिवासीज एक्टिविटीज इंक्लूडिंग सीके जानू। जो सीके जानू हैं उनको मतलब उन्होंने क्या किया है, इसकी स्टडी की है, उसके लिए एक जो बताया है कि जो एक्टिविस्ट हैं आदिवासी के, जो यानी जो आदिवासी लोग हैं जो पीड़ित हैं, बिलीव दैट आदिवासीज कैन आल्सो यूज दिस 1989 एक्ट टू फाइट अगेंस्ट डिस्पोजिशन। वो कहते हैं कि डिस्पोजिशन जो है इसके लिए जो आदिवासी लोग हैं वो भी इस एक्ट के तहत अपने लिए फाइट कर सकते हैं। इज देयर एनीथिंग स्पेसिफिक इन द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट दैट अलाउस हर टू बिलीव दिस। और ये जो प्रोविजन है क्या ये उनको क्या उनके लिए ये एक स्पेसिफिक है, महत्वपूर्ण है कि ये इसके इस एक्ट के तहत वो अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं? अब इसका आंसर है द आदिवासीज एक्टिविस्ट्स इंक्लूडिंग सीके जानू। जो सीके जानू इंक्लूड करते हैं एक्टिविस्ट को, किनके? आदिवासी के। ब्लू बिलीव दैट आदिवासी कैन आल्सो यूज द this 1989 act to fight against dispossession because this act guarantees the tribals not to be disposed from the land resources forcibly। वो ये कहते हैं क्योंकि ये जो एक्ट है ये गारंटी देता है कि जो ट्राइबल्स हैं उनको कोई फोर्सफुली उनकी लैंड से, जो उनके रिसोर्सेज हैं, उनके जो ज़मीनी संसाधन हैं, उससे कोई उनको डिस्पोज नहीं कर सकता। They pointed specifically that this act merely confirms what has already been promised to the tribals people in the constitution। ये जो एक्ट है ये कंफर्म करता है कि what has already been promised, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों से, जो ट्राइबल जाति है उससे पहले ही प्रोमिस हो चुका है, वो बदला नहीं जा सकता। The constitution also guarantees that the right of the tribal people to repossess their land। और ये जो एक्ट है ये जो ट्राइबल्स की लैंड है वो उन्हीं के लिए है, ये इसका राइट ट्राइबल्स को देता है। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर इसके जो मैं नोट्स के लिए लेके आई हूँ वो दिखा देती हूँ, उसमें वहाँ पर हम पढ़ेंगे आपके शॉर्ट आंसर्स। ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें मुझे नहीं लगता कि इनसे बाहर आपके एग्ज़ाम के अंदर कुछ आएगा, तो प्लीज़ आप इसको वीडियो को पॉज करके और सही से इसको नोट डाउन करिए
और अपना जो है प्रैक्टिस करते रहिए लगातार। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर शॉर्ट आंसर टाइप में, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश अनटचेबिलिटी। जो अनटचेबिलिटी है इसको एबोलिश कौन सा आर्टिकल करता है, कौन सा आर्टिकल नंबर है ये आप मुझे बताएंगे। तो ये है आर्टिकल नंबर 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश्ड। क्या करता है ये, अनटचेबिलिटी को यानी छुआछूत को ये आर्टिकल दूर करता है। कौन सा आर्टिकल दूर करता है, आर्टिकल नंबर 17। नेक्स्ट, द फोर्स इज पुट ऑन रत्नम। रत्नम के साथ जो फोर्स किया जा रहा था टू परफॉर्म द रिचुअल टू वॉशिंग द फीट ऑफ प्रीस्ट। प्रीस्ट के जो पैर धोने का रिचुअल था उसको जो है परफॉर्म करने के लिए फोर्स किया जा रहा था। देन बाथिंग इन दैट वाटर, और उस पानी से बाथिंग करनी थी किसको, रत्नम को, रत्नम के परिवार को। विच फंडामेंटल राइट इज बिगिन वायलेटेड इन द केस। कौन सा फंडामेंटल राइट देता है इस वायलेट के लिए, केस के लिए, तो वो है हमारा राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का जो हमारा अधिकार है वो इस एक्ट के विरुद्ध है। ये हमारा अधिकार हमको ये कहता है कि हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो हमारी डिग्निटी को या हमारे जो कोई ऐसा कोई गलत काम करने को हमें फोर्स करे तो। व्हाट इज द रिजर्वेशन पॉलिसी। ये रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, यानी ये आरक्षण की नीति जो आपने सुनी होगी, आरक्षण ये क्या है। रिजर्वेशन पॉलिसी इज द पॉलिसी, यानी कि एक ऐसी पॉलिसी है विच रिजर्व सीट्स इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर दलित एंड आदिवासी। रिजर्वेशन पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो रिजर्व करती है इनकी सीट्स को और कहाँ पर, एजुकेशन में और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, यानी आप सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में दलित और आदिवासी की जो सीट्स हैं उनको रिजर्व करती है ये रिजर्वेशन पॉलिसी। व्हाट इज आर्टिकल 15। अभी हमने आर्टिकल 17 देखा था ऊपर, ये है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नोट्स दैट नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये आर्टिकल जो 15 है ये कहता है कि संविधान के अंदर लिखा गया है, नोट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो इंडिया का है उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, यानी भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसके बेस पर, उसके धर्म के, उसकी जाति के, उसके रेस के या उसके कास्ट के, सेक्स के, लिंग के लिए या उसके प्लेस ऑफ बर्थ के लिए कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। जबकि आर्टिकल नंबर 17 हमसे कहता है कोई हमसे छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, व्हाट डिड द मार्जिन। ये क्वेश्चन ना दोनों के दोनों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल नंबर 17 और आर्टिकल नंबर 15। तो आप इनको ध्यान से कीजिएगा, बहुत माइनर सा डिफरेंस आपको लगेगा लेकिन डिफरेंस है दोनों में। व्हाट डिड द मार्जिनल ग्रुप्स रिले on the on to protect themselves from continued exploitation by other groups। जो मार्जिनल ग्रुप है ये कैसे रिलाइट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्ट करता है themselves from continued, कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें प्रोटेक्ट करता है किससे, कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन ना हो या फिर कोई दूसरा ग्रुप, अदर ग्रुप हमारा एक्सप्लॉयटेशन ना करे। लिस्ट टू डिफरेंट प्रोविजंस इन द एक्ट 1989 एक्ट, यानी कि इसमें जो लिस्ट देनी है आपको, एक जो 1989 में एक्ट था, प्रोविजन था, वो किस तरीके से डिफरेंट था उसकी लिस्ट आपको देनी है। टू डिफरेंट प्रोविजंस इन द 1989 एक्ट आर, कौन कौन से हैं, ये है टू ऑक्यूपाई लैंड दैट वाज ट्रेडिशनली दियर्स, नो फोर्स डिप्लेसमेंट। जो परंपरागत तरीके से किसी ट्राइब की, शेड्यूल ट्राइब की कोई लैंड है तो वो कोई भी फोर्सफुल्ली उसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आर्टिकल 17 क्या कहता है। व्हाट इज आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के संविधान में आर्टिकल 17 क्या है? आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड, कि छुआछूत बिल्कुल दूर जा चुकी है, ये कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। किसके तहत कहता है? आर्टिकल 17 के तहत। व्हाट दिस मीन्स is that no one can henceforth prevent Dalits from educating themselves, entering temples, using public facility. इसका अर्थ ये है कि जो दलित हैं उनको पढ़ाई से कोई नहीं रोक सकता है, किसी भी मंदिर में वो आ जा सकते हैं, और पब्लिक फैसिलिटी जितनी भी है वो यूज़ कर सकते हैं। उनको किसी भी वजह से कोई अनटचेबिलिटी के तहत उनसे इनकार नहीं कर सकता उसको यूज़ करने से। ये तो है हमारा आर्टिकल 17। और आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि किसी को भी किसी से, किसी की कास्ट, किसी के जन्म के प्लेस, या फिर किसी का रिलीजन, किसी की जो है आपकी रेस, इसकी वजह से कोई भी आपको भेदभाव नहीं कर सकता है, यानी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। और ये कहता है कि आपको फैसिलिटी देता है कि आप किसी भी मंदिर में जाइए, कोई भी पूजा को यूज़ कीजिए, या फिर आप पब्लिक फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं, और आप कहीं पर भी कुछ भी पढ़ाई भी कर सकते हो, ये भी आपको फैसिलिटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म दलित? आप मतलब स्टार्टिंग से आप दलित या फिर शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट ये सुनते हुए आ रहे हो, तो लेकिन इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि दलित टर्म जो है, क्या आप इससे समझते हो? द टर्म दलित which means broken is used deliberately and actively by groups to highlight the centuries of discrimination they have experienced within the caste system. दलित का अर्थ होता है ब्रोकन, टूटा हुआ, दबा हुआ, कुचला हुआ, दलित का अर्थ होता है। और ये कैसे कि आप ना मतलब कई सारी पीढ़ियों से आप ये नोट करते हुए आ रहे हो कि जो छोटी जाति है या जो शेड्यूल कास्ट है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, और ये एहसास किया हुआ है कास्ट सिस्टम के तहत। यानी कि कास्ट सिस्टम जो है हमारी जो सोसाइटी में फैला हुआ था, उसके तहत सबने ही ये नोट किया है कि डिस्क्रिमिनेशन होता था। और इसको एबोलिश कौन करता है? इस डिस्क्रिमिनेशन को एबोलिश करता है आपका आर्टिकल नंबर 17। व्हाट आर द 15 भी करता है, 17 भी, दोनों आर्टिकल करते हैं। व्हाट आर द वेज in which marginalized community tried to overcome the discrimination they faced? कौन सा ऐसा तरीका वो है, रास्ता है कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी है वो क्या करती है कि बाहर निकलने की सोचती है इस डिस्क्रिमिनेशन से जो वे ऐसा फेस कर चुके हैं। They have attempted to overcome their situation by adopting a range of strategies in their long history, such as religious solace, armed struggle, self-improvement, and education economic uplift. Next question, what do you understand by Dalit term? ये रिपीट हो गया है, इसको हम स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये है आपका, ये भी आपका रिपीट हो गया है, तो हम इसको भी स्किप करते हैं। हाउ हैव द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज ड्रॉन द फंडामेंटल राइट्स? कि जो हमारी जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, जो हाशियाकरण वाला समुदाय है, वो कैसे फंडामेंटल राइट्स को मतलब क्या करता है, ड्रॉ करता है। तो इसको देखेंगे, दे हैव ड्रॉन ऑन दीज राइट्स इन टू वेज। दो तरीके हैं जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है वो यूज कर सकती है। बाय इंसिस्टिंग ऑन दियर फंडामेंटल राइट्स दे हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस डन टू देम। यानी पहला तो यह है कि वो फोर्स कर सकती है, इंसिस्ट कर सकती है फंडामेंटल राइट्स के तहत गवर्नमेंट को कि वो रिकॉग्नाइज करे कि क्या क्या इनके साथ में, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के साथ में जो है इनजस्टिस होता है। सेकंड है, दे हैव इंसिस्टेड दैट द गवर्नमेंट एनफोर्स दीज लॉज, कि जो गवर्नमेंट है वो फोर्सफुली जो लॉज दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उनको फॉलो कराए। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन भी मैंने आपको ना उसमें करा दिया है पहले, तो ये भी आप नोट से हटा लीजिए, रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 14 नंबर का। व्हाट आर द एफर्ट्स मेड बाय गवर्नमेंट्स टू इरेडिकेट मैनुअल स्क्रैंजिंग। जो हाथ से मैला उठाने वाली प्रथा है, वो क्या गवर्नमेंट उसके लिए क्या एफर्ट किए हैं। तो उसका है, इन 1993 द गवर्नमेंट पास्ड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट। 1993 में गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था कि द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए था ये, जो हाथ से मेला उठाने वाले कारीगर हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स। उन्होंने जो ड्राई लैट्रिन्स थी उनको प्रोहिबिशन एक्ट बनाया एक, जिसके तहत अब कोई ड्राई लैट्रिन नहीं बना सकता है। दिस लॉ प्रोहिबिटेड the employment of manual scavengers as well as the construction of dry latrines। यानी कि ये जो कार्य है मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, ये रोजगार देने के लिए ऐसा रोजगार कोई नहीं करेगा, ये लॉ बनाया है। और साथ में ही जो ड्राई लैट्रिन बनाते हैं उनके लिए भी ये प्रोहिबिट है। Describe the 1989 Act made in context to आदिवासी डिमांड। आपको क्या करना है, डेस्क्राइब मतलब बताना है कि जो 1989 वाला एक्ट है ये आदिवासी के डिमांड पे है। तो कैसे है, 1989 एक्ट कन्फर्म्स, जो 1989 का एक्ट है ये दावा करता है कि what has already been promised to tribal people in constitution। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके अंदर जो पहले से ही ट्राइबल्स के लिए आदिवासियों के लिए जो प्रॉमिस हो चुका है वो चेंज नहीं होगा। दैट लैंड बिलोंगिंग टू ट्राइबल पीपल कैन नॉट बी सोल्ड टू और बोट बाय नॉन ट्राइबल पीपल। कि जो ट्राइबल्स ग्रुप से यानी उनके लोगों से बिलोंग करती है कोई भी ज़मीन, उस लैंड को कोई और नॉन ट्राइबल पीपल नहीं खरीद सकता है, ना ही ले सकता है, ना ही बेच सकते हैं आदिवासी लोग नॉन ट्राइबल्स को। इन केसेस वेयर दिस हैज हैपेंड, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट ऑफ ट्राइबल्स पीपल टू बी पोजेसेस दियर लैंड। और अगर कोई ऐसा करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक गारंटी देता है, अगर कोई ऐसा करता है तो उसको उसकी सजा भी मिलेगी। और ये अधिकार भी जो है ट्राइबल्स पीपल्स का है कि वो अपनी लैंड पर स्वयं ही अपना जो भी आपको रहना है, कार्य करना है, वो करें। यहाँ मेरे नोट्स ये कंप्लीट होते हैं। मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर के नोट्स लेके आऊँगी और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि आपने ये नोट डाउन कर लिए हैं और आपने लर्न कर लिया है, प्रैक्टिस कर ली है, और आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए ये भी आप मुझे बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं भी मोटिवेट होती रहूँ। आपके लिए ऐसी बेनिफिशियरी जो नोट्स हैं या फिर आपके चैप्टर्स हैं, मैं आपके लिए वीडियो प्रिपेयर करती रहूँ। तो बने रहिए ग्रो विद अरुणा गुप्ता मैम पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।